जो चेहरे पर दाढ़ी तो रखता था, लेकिन आंखें जो थी वो औरतों पर टका के रखता था। और जब तक इसको मारा नहीं गया तब तक इसने तकरीबन कोई 35 से जायद औरतों के साथ गलतकारी करता है और फिर बाद में उनको मार देता है। ये जाता वहां पर था कि जहां पर औरतों का हजूम होता था। पता चल जाता था कि इंसान की एक ऐसी वेन होती है कि जो कि शोल्डर के बिल्कुल बैक साइड पे होती है, जिसको दबाने से इंसान वक्ती तौर के लिए बेहोश हो जाता है। और ये चातर इंसान जो था उस वेन को दबाता था। ये उनकी रैकी करता था, बाकायदा उनके पीछे आना जाना, ये कहाँ से आती है, क्या करती है, वो रेप वगैरह करना, जो भी करना, उससे पैसे छीनने, उसके बाद पत्थर लेके उसके सर के कुचल ही देना उसके सर को। बात तो लाशों की शनाख्ती नहीं होती थी कि ये कौन सी औरत है, कहाँ से आई है, लावारिस करके दफनाई गई है। इस तरह भी हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम अपने नाजरीन को एक ऐसा वाकया बताएंगे जो कि सियालकोट की हदूद में रोनुमा हुआ। एक ऐसा दरिंदा सिर्फ इंसान जो चेहरे पर दाढ़ी तो रखता था, लेकिन आंखें जो थी वो औरतों पर टका के रखता था। यानी कि ये कहने का मकसद ये है कि ये बुरी नजर औरतों पर डाल के रखता था। इस शख्स का नाम यूसुफ है, सियालकोट का रहशी था ये। और इसने अपनी जिंदगी में, और जब तक इसको मारा नहीं गया तब तक इसने तकरीबन कोई 35 से जायद औरतों के साथ गलतकारी करता है और फिर बाद में उनको मार देता है। यह कहानी शुरू होती है सियालकोट के इलाके से, और ये इस शख्स की उम्र जो थी तकरीबन 45 से 50 साल के करीब थी। जहनी तौर पर यह एक चातर बंदा था, लेकिन हवस का पुजारी था और भूखा नंगा, किसी किस्म की कोई तमीज नहीं थी, लेकिन दिमाग ये रखता था। ये इसकी वारदात करने का जो तरीका होता था, ये जाता वहां पर था कि जहां पर औरतों का हजूम होता था। अब औरतों का दो जगह हजूम होता है, एक तो दरबार में और एक तो पीरी फकीरी चक्कर में, जहां पर देहाती औरतें जो होती हैं ना, वहां पर जाती हैं, अपने घरेलू मसाइल डिस्कस करती हैं कि मेरे बंदा मेरे काबू कर दो, मेरी नौ नहीं काबू आ रही। इस चक्कर में तवीज धागों के चक्कर में पड़ती। लेकिन ये तवीज धागे जो थे ना, इन पीरों के पास जाने का जो औरतों का जो मकसद था, वो इस आदमी ने खत्म किया। वो कैसे, वो हम अपने नाज़रीन को बताएं कि जो औरतें पीर साहब के पास जाती थी अपने मसाइल लेकर, तो ये आदमी, चातर आदमी, उनकी गुफ्तगू सुनता था। गुफ्तगू सुनने के बाद जब औरत अकेली उस हुजरे से बाहर आती थी तो ये औरत से कहानियां डालने लग पड़ता था। कहने लगा मेरी गल सुन ले, तेरा पीर जेड़ा है ना 2 नंबर है गई, ऐ को कोई जिन भूत नहीं गई, ऐ एक रोजमर्रा रूटीन के मुताबिक एवं लिख देंदे और कहना तेरा काम हो जाएगा। तनु मैं एक ऐसे पीर को लेके जाना वा जेड़े तेरी तमाम तर मुश्किलात नू, जो भी तेरी नौ तेरे नाल सही नहीं, तेरा बंदा तेरे नाल सही नहीं है, या तेरी औलाद तेरे हक विच नहीं, या तेरी सस या सुसर तेरे खिलाफ है, तेरा वो पीर जेड़ा है ना सारी प्रॉब्लम नू सॉर्ट आउट कर देगा। और औरत, पेंडू औरतें हैं, देहाती औरतें हैं, इनको किसी किस्म की कोई तमीज नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है। और ये जनाब साहब उस आदमी के यूसुफ, क्योंकि इसके नाम से पहले, यूसुफ नाम से पहले एक ऐसा नाम है जो मैं इसके साथ लगाना ही नहीं चाहता, ठीक है, मगर इस दरिंदा सिर्फ इंसान है, इसका नाम यूसुफ था। और ये उस औरत को वरगला लेता है, और वरगला के औरत उसके हम प्याला, हम नवाला, हम कदम, हम साथ साथ है, वो औरत भी उसके साथ साथ जाती थी। जैसे ही ये किसी वीरान रास्ते से गुजर होता था, वहीं पे औरत को दबोच लेता था, और दबोच के उसके पास जितने भी पैसे होते थे, पर इससे पहले, क्योंकि ये इल्म ऐसा एक जानता था कि पता चल जाता था कि इंसान की एक ऐसी वेन होती है कि जो कि शोल्डर के बिल्कुल बैक साइड पे होती है, जिसको दबाने से इंसान वक्ती तौर के लिए बेहोश हो जाता है। और ये चातर इंसान जो था उस वेन को दबाता था, या पत्थर मारता था, या वटएवर जो भी करता था, तो वो औरत या वो लड़की एक गुनूदगी की हालत में हो जाती थी, और उस दौरान ये उसको पत्थर मार देता था ताकि वो शोर ना कर सके। क्योंकि औरत जब गुनूदगी तारी होती है ना, वो खामोशी इख्तियार कर लेती है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मगर उसको मजीद खामोश करने के लिए उसके सर पे या उसके कमर पे पत्थर मार देता था, वो ढेर हो जाती थी। फिर जाहिर है एक दरिंदा इंसान, एक हवस का पुजारी,
फिर जो भी वो अल्फाज नहीं है जो मैं बयान करूं, अलबत्ता ये फिर उससे पैसे भी खींचता था, पैसे भी जो उसकी पोट्री में या वट खुफिया जगहों पे वो पैसे भी निकालता था, निकाल के अपनी पॉकेट में रखता था और रफू चक्कर हो जाता। और ये वाकयात सियालकोट में 20 के करीब हुए। जब ऐसी औरतों के साथ ये वाकयात जो होने लग पड़े और ये खबर जो थी ये वायरल होना शुरू हुई सियालकोट के इलाके में, और लोगों में खौफ व हिरास फैल जाता है। और जब ये फैलता है और ये पुलिस जो थी ये हरकत में आती है, ये पुलिस हरकत में आती है और पुलिस इसको ढूंढना शुरू कर देती है। और लाहौर की पुलिस, फैसलाबाद की पुलिस, गुजरात की पुलिस, गुजरांवाला की पुलिस इस यूसुफ नामी शख्स को हिरासत में करने के लिए टीमें तश्कील देती है। लेकिन मैं अपने नाजरीन को मजीद असल कहानी की तरफ लेके चलूंगा, जो कि हमारे साथ मौजूद है जहांगीर साहब। इनसे हम इस कहानी के मुतालिक मुकम्मल डिटेल जानते हैं कि ये शख्स किस सोच का मालिक था और इसका वारदात का तरीक़ेकार क्या था, और अब तक जब तक इसको पुलिस मुकाबले में, मुबैना पुलिस मुकाबले में पार नहीं किया गया, तब तक इसने कितनी औरतों को जां भाग किया। जी जहांगीर साहब बताएं कि सियालकोट का इलाका यूसुफ नामी एक शख्स था जिसका वारदात का तरीका ये रोका था। वो यानी उन औरतों को, बेबस औरतों को, मजलूम औरतों को, बेसहारा औरतों को, बेसहारा नहीं, वो एक देहाती औरतों को अपने कब्जे में लेता था। कब्जे में लेने के बाद उनको वर्गलाता था, वर्गला कर एक ऐसे सुनाटे वाली जगह पे लेके जाता था और वहां पे उसको मार देता था, ईंटें मारता था, वटएवर जो भी करता था, और फिर बाद में जो भी उससे निकलता था वो लेके रफू चक्कर हो जाता था। जहांगीर साहब हमारे नाजरीन को इस शख्स के बारे में मुकम्मल डिटेल बताएं कि असल कहानी है क्या। असल में ये शख्स शादीशुदा नहीं, गैर शादीशुदा ये बंदा है, और बाहर की कंट्रीज़ में कई दुबई वगैरह या सऊदी अरब वगैरह में काम करता था। वहाँ से या सियालकोट में, क्योंकि रिहाइश इसकी सियालकोट में थी, वहाँ पे आ जाता। तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक जो वो जब तफ्तीश होती है तो पूछते हैं कि तू ये काम क्यों करता था। वो कहता जी मैंने अपने घर का जो है वो ग्रोसरी चलाने के लिए, घर चूल्हा जलाने के लिए ये काम करता था। सब पूछा ये कौन सा इतना बड़ा कोई मसला है कि जिसके लिए तू औरतों का मर्डर करना शुरू हो गया। तो ये बताता है कि इसलिए इस वजह से मारता हूँ। जब तफ्तीश उसकी मुकम्मल की गई, पता किया गया कि ये राज क्या है इसका पीछे, ये बेसिकली सीरियल किलर साइको था, पागल था। जो ये एक नशा सा होता है, जो साइको किलर होते हैं उनको हर चीज़ का एक नशे का ये ये सब, वो आपके बात बिल्कुल ठीक है। एक साइको पेशेंट जो बंदा होता है ना, साइको पेशेंट बंदा होता है, वो उसको वैसे ही क्योंकि ऐसी कई स्टोरीज जो है, कहानियां जो है मंजर आम पर आई हैं कि जो नफ्सियाती मरीज होता है ना, वो औरत को देखकर अपने सुकून के लिए अपने औरतों को मारता भी था, और पैसे भी। ये ग्रोसरी का चक्कर तो एक बेबुनियाद। देखिए लोअर क्लास की वो औरतें होती थी, और ये आस्थाने वगैरह जो बने होते हैं आजकल, वो जाती हैं औरतें उनके पास, जी मेरा जो शौहर है वो मेरे बस में नहीं है, मेरी ननद जो है वो मेरी बात नहीं मानती, मेरी सास नहीं मानती। ये उनकी रैकी करता था, बाकायदा उनके पीछे आना जाना, ये कहाँ से आती है, क्या करती है। उसके बाद फिर उससे मिलता था, उससे बात करता था कि ये कुछ नहीं, कि उसको अपने बस में लेके आता था, उसको मुकम्मल उसकी रैकी करने के बाद उसको उसके ही सवालों में उलझा देता था। उसके बाद उसको लेके जाता, चलो मैं तुझे एक बंदा मिलवाता हूँ या तुझे जॉब दिलवाता हूँ, व्हाट्सएवर जो भी से ले जाता था, जहाँ पे वो खाली जगह, कोई भी जगह ऐसी देखता था कि यहाँ पे मैं अगर इसको कत्ल करूँ तो कोई देखने वाला बंदा नहीं है। वो अंधेरे में ले जाके उसके यहाँ पे वेन होती है पिछली साइड पे गर्दन पे, वो उसने मेरे ख्याल से कोर्स भी किया हुआ था। ठीक है, हाँ। अच्छा, वो डॉक्टर एक अताई डॉक्टर कंपाउंडर टाइप ही था, वो भी था। उसको पता था कि ये काम कैसे होना है। या वो पत्थर मारता था, कुछ करता था कि जिससे वो औरत हल्की सी नींद बेहोशी की हालत में हो जाती। उसके बाद वो रेप वगैरह करना, जो भी करना, उससे पैसे छीनने, उसके बाद उस पत्थर लेके उसके सर के कुचल ही देना उसके सर को। बात तो लाशों की शनाख्ती नहीं होती थी कि ये कौन सी औरत है, कहाँ से आई है, लावारिस करके दफनाई गई है। इस तरह भी हुआ। और उसके बाद 20 औरतों को तकरीबन ये वहाँ पे मर्डर करता है सियालकोट में ही। जब 20 के करीब सियालकोट में औरतें मारी जा चुकी, इस शख्स ने मार दी। जब पुलिस हरकत में आती है,
देन एक्शन। एक्शन ये होता है कि एक 21वीं जो औरत होती है जो बच जाती है, ये उसको लेके जा रहा होता है। वहाँ पे कांस्टेबल नाका लगा ले या वैसे ही अपना वो गश्त कर रहे थे मामूल रूटीन के मुताबिक। तो वो जो औरत थी वो थोड़ी सी खौफजदा थी। उन्होंने पूछा, क्योंकि ये वाक़या भी काफ़ी सियालकोट में, ये आप ये जानती है इसको? वो कहती मैं इसको नहीं जानती। तो वो कहते अगर तू इसको नहीं जानती तो इसके साथ क्यों जा रही है? इसने कहा जी मेरा एक फैक्ट्री ओनर है जाने वाला, मैं तुम्हें वहाँ पे जॉब दिलवा देता हूँ। ये कह के मुझे अपने साथ लेके जा रहा है। जब उसकी तफ्तीश की गई तो उस वक़्त ये पता चला कि वो माना कि ये जो सियालकोट में 20 औरतों का मर्डर हुआ वो मैंने किया है। और उसका रीज़न वो ये बता रहा था कि ये मैं अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए इन औरतों का मर्डर करता रहा हूँ। लेकिन साहब ये भी बताया कि जब पुलिस ने इसको अपनी हिरासत में ले लिया और कहा जाता है कि जुडिशियल भी कर दिया गया और 5 साल के करीब 5 साल इसने सजा भी काटी। सजा काटने के बाद बताया ये जाता है ये गुजरात में जाता है, यानी कि वो सियालकोट का इलाका छोड़ देता है और गुजरात में जाता मैं है। आपको बताता हूँ, ये वहाँ पे ये होता है कि लोअर कोर्ट में इसका वो जो केस है वो लग जाता है, इसे सजाए मौत की सज़ा हो जाती है। वो ये जेल में चला जाता है, सारी बात ठंडी हो जाती है। उसके बाद 5-6 साल बाद ये फिर वहाँ से बाहर निकलता है और निकल के ये गुजरात में चला जाता है। जंगीर साहब मुझे ये बताएं कि एक शख्स को सजाए मौत हो चुकी है, तो 5 से 6 साल बाद वो बाहर आता कैसे? इस रीज़न का अभी तक पता नहीं चल सका। या तो कोई इसके गवाहान नहीं थे, या जो आला जो कत्ल था वो भी नहीं बरामद इसका हो सका, जिस बुनियाद पे मेरे ख्याल से ये इसको माफ़ी मिल गई और ये जेल से बाहर निकल आया या इसकी बेल हो गई। ये उसके बाद ये सियालकोट छोड़ता है और गुजरात चला जाता है। गुजरात जाके भी ये एक मर्डर करता है जो नज़रों में नहीं आता, क्योंकि सेम वही मर्डर का स्टाइल होता है, पत्थर मार के औरत को मारना, और वैसे एज भी वही, और जो औरत है वो भी लोअर क्लास की, ठीक है, वो वाली करती इस तरह। फिर उसके बाद ये गुजरांवाले आ जाता है। गुजरांवाला आके भी ये वहाँ पे 5 से 6 औरतों का मर्डर करता है। वहाँ पे मर्डर करता है तो वहाँ पे जो डीपीओ थे इशफाक साहब, वो उनके ये जेन में से या उनके सामने से ये बंदा गुजरा हुआ केस उसकी नज़र उनकी नज़र में था। वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं इसके ऊपर और पता करते हैं कि सियालकोट में जो ऐसा मर्डर करने वाला एक सीरियल किलर था वो इस वक्त कहाँ है। जब वो पता करता है वहाँ पे, तो वहाँ से पता चलता है जी जेल से कि वो बंदा रिहा हो चुका है, वो जा चुका है। फिर पुलिस अपनी हरकत में आती है, वो उधर से फ़रार होता है, लाहौर में आ जाता है, यहाँ पे भी आके दाता दरबार एक मर्डर करता है। और गुजरपुरा का इलाका है करोल जंगल, वहाँ से ये गिरफ़्तार होता है। अच्छा जी, उसके बाद दाता दरबार से वहाँ पे भी मर्डर होता है तो पुलिस हरकत में आती है। गुजरांवाला भी पुलिस इसके पीछे होती है, गुजरात पुलिस भी इसके पीछे होती है, तो ये भाग जाता है गुजरपुरा के इलाके से, वहाँ से गिरफ़्तार हो जाता है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि जंगीर साहब की कंप्लीट इस सीरियल किलर यूसुफ के बारे में कहानी, ये एक ऐसा खौफनाक इंसान हुआ है जिसने औरतों की तजलील करना, औरतों के साथ औरतों को बरहना करना और औरतों से ज्यादती करना और उनसे लूट मार करना इसका मामूल बन चुका था। क्योंकि बताया ये जाता है ये जहनी मरीज था। 5 साल इसने कैद भी काटी, 5 से 6 साल इसने कैद भी काटी। कैद काटने के बाद मजीद जहनी तवाज़न जो है अपने काबू में नहीं रहता। मगर हमारे एक बड़े अच्छे पुलिस जिन्होंने अपना नाम ना जाहिर करते हुए हमें इस आदमी के बारे में मुकम्मल डिटेल बताई कि ये साइकोपैथिक इंसान था। औरत को देख के इसके खून की जो गर्दिश थी, वो रफ्तार जो थी वो तेज हो जाती थी। इसका दिल, इसका बस चलता था कि मैं औरत को खा जाऊं, और इसलिए वो ऐसे मनफी हरकत करने से ये ग्रेज करता था, मौके का फायदा उठाता था, मारता था। और वहीं पे मगर मारना इसका इतना दर्दनाक होता था कि ये औरत का ना जितना अपर पोर्शन, फेस अपर पोर्शन है ना, पूरा डैमेज कर देता था। ठीक है, एट द एंड ऑफ टाइम गुजरपुरा की पुलिस जो है वो इसको अपनी हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद एक बोर्ड बैठता है और बोर्ड जो है इस इंसान के मुतालिक, जाहिर है पुलिस में एक जाहिर हर अच्छे और बुरे इंसान सब है, मगर ऐसे इंसान को पुलिस भी नहीं छोड़ती। और जब पुलिस इसको अपनी हिरासत में लेती है, लेने के बाद फिर एक जो टीमें तश्कील दे रखी थी गुजरांवाला की, गुजरात की, लाहौर की, क्योंकि सारी पंजाब की तकरीबन पुलिसें इस शख्स के पीछे थी। दाढ़ी आप ये स्क्रीन पर देख सकेंगे, ये दाढ़ी इसने किस तरीके से रखी हुई है और चेहरे पर इसके खौफ है और खौफ ज़्यादा इंसान है। पुलिस ऑर्डर होता है कि यार मोबाइल पुलिस मुकाबले तो मार,
वही हस्बे रूटीन के मुताबिक पुलिस इसको अपनी गिरफ्त में लेती है और किसी एक ऐसी जगह पर, नामालूम जगह पर इसको लेके जाया जाता है और वहां पर इसका मुबैना पुलिस मुकाबला कर दिया जाता है। लेकिन मेरी उन तमाम औरतों से गुजारिश है, ये पीरी फकीरी के चक्कर में ना पड़े। हालात जो हैं ये अल्लाह ताला बेहतर करता है। घरेलू हालात जो होते हैं ना, ये खुदा पर छोड़ दें और अपने सजदे को इतना तवील कर लें कि हर आने वाली मुश्किलात आपके दरो दरवाजे पर रुक जाए, अंदर आने से पहले रुक जाए, क्योंकि आपका सजदा ही इतना तवील हो कि वो जो बुराई है वो आपके घर की रहमत को देख के भाग जाए। और ये पीर फकीर कुछ नहीं है, असल पीर वो पर है जो पीड़ भी निकालता है, जो राहत भी देता है। इसके साथ ही अपने मेजबान हैदर राना को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।